Good morning, students. So we're talking about the chapter surface chemistry. हम कौन चैप्टर कर रहे हैं? सरफेस केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें हमने पीछे बात की थी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। पहले हमने की थी मैकेनिकल प्रॉपर्टी ब्राउनियन मूवमेंट, दूसरी हमने बात की थी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी टिंडल इफेक्ट, फिर हमने बात की थी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था? स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था वहां पर आपको कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं इन्हें कोलाइडल सॉल्व दे कैरी ए डेफिनेट चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल पे सम चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका ऑपोजिट चार्ज किस पे होता है? डिस्पर्सन मीडियम पे। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज में कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और डिस्पर्सन मीडियम के अंदर वो मीडियम है, डिस्पर्सन मीडियम वो मीडियम है जिसमें कोलाइडल पार्टिकल को हम डिस्पर्स करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, सो कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं दे कैरी ए डेफिनेट चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो इस बेस पे हमारे पास कुछ पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन है, कुछ नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन है। कुछ नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन कौन से हैं? पहले मेटल्स, लाइक मेटल पार्टिकल कौन से? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, इनकी जो सॉल्यूशंस होते हैं इनके कोलाइडल पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा मेटल सल्फाइड, तो पहले मेटलिक पार्टिकल से, दूसरा मेटल सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, दे आर नेगेटिवली चार्ज। स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, इनके पार्टिकल पे भी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। एसिडिक डाई लाइक कॉन्गो रेड, इयोसिन, इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो इनकी जो कोलाइडल सॉल्व्स है इनके कोलाइडल पार्टिकल पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अब हम बात करते हैं पॉजिटिवली चार्ज कौन से। इसमें आते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दूसरा हाइड्रेटेड ऑक्साइड, हाइड्रेटेड मेटलिक ऑक्साइड लाइक एल्युमिनियम हाइड्रेटेड ऑक्साइड। ठीक है, और फेरिक हाइड्रेटेड ऑक्साइड, फिर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हो गया, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। और टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, हीमोग्लोबिन, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। और बेसिक डाई है मिथाइलिन ब्लू, प्रूशियन ब्लू। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हम कर रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस ये क्या होता है? किसी कोलाइडल पार्टिकल का किसी एक ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं किसी कोलाइडल सॉल्व में तो कोलाइडल पार्टिकल ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स towards opposite charge electrode, opposite charge electrode कब? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन की जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं दे मूव टुवर्ड ऑपोजिट चार्ज प्लेट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्लियर है कि कोलाइडल सोल के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो कहां पे जाते हैं? टुवर्ड ऑपोजिट चार्ज प्लेट, ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाते हैं। कब? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। जैसे हमने दिखा रखा डायग्राम में, ये हमने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया हुआ है। दिस इज ए कोलाइडल सॉल्व। कौन सा ले रखा हमने? आर्सेनिक सल्फाइड। अभी हमने बात की थी मेटल सल्फाइड कौन सी होती है? नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्व होती है, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्व होती है। ठीक है, सो
अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करते हैं तो ये कोलॉइडल सोल है, इसमें हमने देखो दो प्लेट ले लिए, एक पॉजिटिव प्लेट ले लिया, एक नेगेटिव प्लेट ले लिए, ठीक है। और यहां से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करें तो क्या होगा? कौन सी सॉल्यूशन है? नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन है, ठीक है। तो नेगेटिव वाले पार्टिकल, नेगेटिव कोलॉइडल पार्टिकल किस तरफ मूव करेंगे? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है, दिस इज पॉजिटिव प्लेट, ये प्लेट आपकी पॉजिटिव है, बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो नेगेटिव पार्टिकल इसके कहां जाएंगे? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। आप देख सकते हैं ये हमने शो कर रखा है, ठीक है। तो नेगेटिव पार्टिकल्स, कोलॉइडल साइड पार्टिकल ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड मूव टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, so this phenomena is called electrophoresis। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन जाएगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन मूव करता है? कोलॉइडल पार्टिकल मूव करते हैं कहां पर? टुवर्ड ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपकी नेगेटिव कोलॉइडल पार्टिकल है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव वाले हैं तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम फेरिक हाइड्रोक्साइड ले लें, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ले लें तो अब देखते हैं अब कोलॉइडल पार्टिकल किस तरह मूव करेंगे। तो वी हैव टेकन फेरिक हाइड्रोक्साइड, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट, पॉजिटिवली चार्ज। अब फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव सॉल्यूशन है तो इसके कोलॉइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कोलॉइडल पार्टिकल कहां मूव करेंगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाएंगे इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इसके जो पॉजिटिव पार्टिकल है कहां पे जाएंगे? नेगेटिव की तरफ। ये आपकी नेगेटिव प्लेट है तो ये बैटरी का नेगेटिव है, तो ये आपकी प्लेट नेगेटिव हो गई, तो इसके पॉजिटिव पार्टिकल कहां पे जाएंगे? यहां नेगेटिव की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। तो कोलॉइडल पार्टिकल का ऑपोजिट प्लेट की तरफ जाना अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव वाले तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहले हम इसको कैटाफोरेसिस कहते हैं, पहले इसका नाम क्या था? कैटाफोरेसिस। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारे पास खाली पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन थे, पॉजिटिव चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल थे जो किस तरफ मूव करते थे? कैथोड की तरफ। कैटाफोर कहां से आया? कैथोड, ठीक है। कैथोड में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस का अर्लियर नाम क्या था? कैटाफोरेसिस। तो इसको हम कैटाफोरेसिस क्यों कहते थे? बिकॉज अर्लियर वी हैव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स which move toward cathode, so this was earlier known as cataphoresis. Nowadays it is known as electrophoresis. Clear? तो ये थी fourth property. Next property we have coagulation or flocculation or precipitation. कि coagulation क्या होता है, flocculation क्या होता है या precipitation क्या होता है। Now colloidal salt में colloidal particles होते हैं, ठीक है। अगर कोलॉइडल पार्टिकल का चार्ज न्यूट्रल होता है तो कोलॉइडल पार्टिकल का चार्ज होता है, अगर हम कोलॉइडल पार्टिकल का चार्ज न्यूट्रल कर दें तो न्यूट्रल होने से क्या होगा? कोलॉइडल पार्टिकल आपस में कंबाइन कर जाएंगे, एग्रीगेशन हो जाएगा, ठीक है। और एग्रीगेशन हो जाए, कंबाइन कर जाएंगे तो वो लार्ज साइज पार्टिकल में चेंज हो जाएंगे, बिगर पार्टिकल में चेंज हो जाएंगे, और बिगर हो जाएंगे तो हैवी हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे तो दे विल सेटल डाउन एज प्रेसिपिटेट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोगुलेशन, ठीक है। तो बड़ी कोगुलेशन कोलॉइडल पार्टिकल के चार्ज का न्यूट्रल हो जाना, ठीक है। न्यूट्रल हो जाने से उनका क्या हो जाएगा? एग्रीगेशन हो जाएगा, एग्रीगेशन हो जाएगा तो वो लार्ज साइज पार्टिकल में चेंज हो जाएंगे, और लार्ज साइज पार्टिकल जो है हैवी हो जाएंगे, दे विल सेटल डाउन एज प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये तो है डेफिनेशन कोगुलेशन। तो बड़ी कोगुलेशन is the process of aggregating together of colloidal particle which change into large size particle and they settle down as precipitate। ये तो definition है, ठीक है।
तो कोलॉइडल पार्टिकल का आपस में कंबाइन करके लार्ज साइज पार्टिकल में चेंज हो जाना और बिगर साइज पार्टिकल में चेंज होकर प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाना, दैट कॉल्ड कोगुलेशन। अब कोगुलेशन ऐसे अपने आप तो होगा नहीं, कोगुलेशन कैसे होता है? When we add an electrolyte to a colloidal salt, अगर कोई हम colloidal salt में इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो कोगुलेशन होता है, ठीक है। तो cause of coagulation, cause of coagulation, अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं colloidal salt में, when an electrolyte is added to colloidal salt, अगर किसी colloidal salt में इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो colloidal पार्टिकल में चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट किससे मिलकर बने होते हैं? आयन से, ठीक है। तो colloidal पार्टिकल जो है वो ऑपोजिट चार्ज आयन से कंबाइन कर जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जब मिलाएंगे colloidal पार्टिकल ऑपोजिट आयन से कंबाइन कर जाते हैं, ऑपोजिट आयन से कंबाइन कर देंगे तो colloidal पार्टिकल का चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा तो वो आपस में कंबाइन करके हैवी होके they will settle down as precipitate. So when an electrolyte is added, then charge on colloidal particle is neutralized. colloidal particle का चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, किससे न्यूट्रल होगा? By the opposite ion, by the opposite ion of the electrolyte being added, जो इलेक्ट्रोलाइट हमने मिलाया है उसके ऑपोजिट आयन से कंबाइन करके कोलॉइडल पार्टिकल का चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। तो कोलॉइडल पार्टिकल का चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा तो वो आपस से कंबाइन कर जाएंगे, हैवी हो जाएंगे एंड दे विल सेटल डाउन एज प्रेसिपिटेट ड्यू टू इट aggregation of colloidal particle take place, aggregation of colloidal particle take place, aggregation में colloidal particle आपस में combine हो जाएंगे न्यूट्रल होने के बाद, ठीक है, और heavy हो जाएंगे तो they settle down as precipitate, which settle down and precipitate। तो ये है कोगुलेशन। व्हाट इज कोगुलेशन? किसी कोलॉइडल सॉल्ट में अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो कोलॉइडल पार्टिकल का चार्ज न्यूट्रल हो जाता है, किसके द्वारा? बाय द ऑपोजिट आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और कोलॉइडल पार्टिकल का चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा तो वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे, हैवी हो जाएंगे एंड दे सेटल डाउन एज प्रेसिपिटेट। तो कोलॉइडल पार्टिकल का प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाना ऑन द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज कॉल्ड कोगुलेशन, ठीक है, या फ्लोकुलेशन भी कहते हैं। सो अभी हम बात कर रहे थे कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन। अब फ्लोकुलेशन कब यूज करते हैं, कोगुलेशन कब यूज करते हैं? अगर हम किसी कोलॉइडल सॉल्ट में स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं, अगर हम किसी कोलॉइडल सॉल्ट के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। बट अगर हम सॉल्यूशन को शेक कर दें तो दोबारा कोलॉइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा, रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्लोकुलेशन, ठीक है। सो प्रोसेस को फ्लोकुलेशन कब कहते हो? जब स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे जो नीचे बैठ जाएंगे, पर अगर हम सॉल्यूशन को शेक कर दें तो रिवर्स प्रोसेस टेक प्लेस, ठीक है। तो प्रोसेस इज रिवर्स ऑन शेकिंग, तो इट इज कॉल्ड फ्लोकुलेशन, ठीक है। कोगुलेशन कब कहते हो? जब रिवर्स प्रोसेस नहीं होगा शेक करने पे, मीन परमानेंट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे नीचे, ठीक है। कब होगा? व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं कोलॉइडल सॉल्ट में तो क्या होगा? जो प्रेसिपिटेट बनेंगे नीचे बैठ जाएंगे, शेक करने पे प्रोसेस रिवर्स नहीं होगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोगुलेशन, ठीक है।
तो ये था कोगुलेशन फ्लोकुलेशन में डिफरेंस। नाउ वी टॉक अबाउट इज कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अब कोगुलेशन से रिलेटेड एक डेफिनेशन है, व्हाट इज कोगुलेशन वैल्यू और फ्लोकुलेशन वैल्यू और प्रेसिपिटेशन वैल्यू, ठीक है, कि कोगुलेशन वैल्यू क्या होता है, फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या होता है, प्रेसिपिटेशन वैल्यू क्या होता है। अभी हमने बात की थी अगर हम किसी कोलाइडल सॉल्व में इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो कोलाइडल सॉल्व का कोगुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो कोगुलेशन कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट का जितना अमाउंट हमें मिलाना पड़ रहा है इन मिलीमोल्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का जितना अमाउंट हमें मिलीमोल में मिलाना पड़ रहा है टू कैरी आउट द कोगुलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ ए कोलाइडल सॉल्व, to carry out the complete coagulation of 1 liter of a colloidal salt, उसी को हम क्या कहते हैं, coagulation value। So अगर आपके पास 1 लीटर colloidal salt है, उसका coagulation करना है, तो उसका coagulation करने के लिए जितना इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट हमें मिलीमोल्स में मिलाना पड़ेगा, उस मिनिमम अमाउंट को हम क्या कहते हैं, coagulation value, ठीक है। तो क्लियर है, पूरी coagulation value minimum amount of electrolyte in millimoles which carry out the coagulation of 1 liter of the colloidal salt। अब किसी इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेशन वैल्यू जितनी कम होगी उतनी उसकी प्रेसिपिटेटिंग पावर ज्यादा होगी। मीन अगर कोगुलेशन कर रहे हैं किसी कोलाइडल सॉल्व का, कम इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से, इलेक्ट्रोलाइट का कम अमाउंट मिलाने से कोगुलेशन हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे, उस इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेशन पावर, प्रेसिपिटेटिंग पावर ज्यादा है कि कम अमाउंट मिलाने से कोगुलेशन हो गया, ठीक है। अगर हमें इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा अमाउंट मिलाना पड़ रहा है तो इसका अर्थ क्या है, उसकी कोगुलेशन करने की क्षमता कम है, तो अभी हमें ज्यादा अमाउंट मिलाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का कम अमाउंट मिलाना पड़ रहा है कोगुलेशन के लिए, तो हम क्या कहेंगे, उसकी कोगुलेशन पावर ज्यादा है। तो जितना कोगुलेशन वैल्यू कम होगी भी, जितना इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट हमें कम मिलाना पड़ेगा, उतनी उसकी कोगुलेटिंग या प्रेसिपिटेटिंग पावर ज्यादा होगी। तो ये था कोगुलेशन वैल्यू। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट हार्डी-स्कल्स रूल। नेक्स्ट है हार्डी-स्कल्स रूल। ये कोगुलेशन से रिलेटेड है, हार्डी-स्कल्स रूल। अभी हमने बात की थी कोलाइडल सॉल्व में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, दे कैरी सम चार्ज, और उनका चार्ज जो है न्यूट्रल कर देते हैं ऑपोजिट एंड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कोगुलेशन हो जाता है, ठीक है। और एक साइंटिस्ट है हार्डी-स्कल, उन्होंने रूल दिया, क्या दिया, हार्डी-स्कल रूल का पहला पॉइंट क्या कहता है, ऑपोजिट आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट के जो ऑपोजिट आयंस हैं दे ब्रिंग अबाउट द कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्व। पहला पॉइंट यही है कि कोलाइडल सॉल्व का जो कोगुलेशन होना है, कोलाइडल पार्टिकल का जो चार्ज न्यूट्रल होना है, वो कौन करेंगे, ऑपोजिट आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बीइंग एडेड। जो भी इलेक्ट्रोलाइट हम मिला रहे हैं उसके ऑपोजिट आयन कोगुलेशन करेंगे। इन आयंस को हम क्या कहते हैं, कोगुलेटिंग आयन भी कहते हैं या फ्लोकुलेटिंग आयंस भी कहते हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया, कोगुलेशन जो करते हैं उन आयंस को कोगुलेटिंग आयन कहते हैं, फ्लोकुलेटिंग आयन कहते हैं। दूसरा, ये जो कोगुलेटिंग आयंस या फ्लोकुलेटिंग आयंस होते हैं, इनकी वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी, जिस पे चार्ज जितना ज्यादा होगा, वो कोगुलेशन जल्दी करेगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट कहता है ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन, ग्रेटर इज पावर टू ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन। तो दो पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, किसी भी कोलाइडल सॉल्व का कोगुलेशन कौन करते हैं, ऑपोजिट आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जो ऑपोजिट आयंस होंगे वो कोगुलेशन करते हैं, ठीक है। और इन आयंस को हम क्या कहते हैं, कोगुलेटिंग आयंस या फ्लोकुलेटिंग आयंस। दूसरा पॉइंट, मेन पॉइंट है, जितनी वैलेंसी कोगुलेटिंग आयंस की ज्यादा होगी उतना वो कोगुलेशन जल्दी करेगा, कोगुलेशन फास्टर होगा। फॉर एग्जांपल, फॉर द coagulation of positively charged, for the coagulation of positively charged ferric hydroxide salt। अभी हमने बात की थी मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं कौन से होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं।
ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज सोल है, इसका कोगुलेशन कौन करेंगे? नेगेटिव आयंस, ठीक है। और नेगेटिव आयन में जिसकी वैलेंसी ज्यादा होगी वो कोगुलेशन जल्दी करेगा, ठीक है। तो कोगुलेटिंग पावर ऑफ FeCN6 4- ज्यादा है किससे? फॉस्फेट आयन से, सल्फेट आयन से, क्लोराइड आयन से, ठीक है। इस पे 4 चार्ज है, इस पे 3 चार्ज है, इस पे 2 है, इस पे 1 है। तो जिसकी वैलेंसी ज्यादा होगी, जिसका चार्ज ज्यादा होगा, वो कोगुलेशन जल्दी करेगा। तो ये कोगुलेशन जल्दी करेगा एज कंपेयर टू PO4 फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन कोगुलेशन जल्दी करेगा एज कंपेयर टू सल्फेट आयन। सल्फेट आयन कोगुलेशन जल्दी करेंगे एज कंपेयर टू क्लोराइड आयन। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन मिले तो for the coagulation of negatively charged salt, negatively charged arsenic sulfide salt, तो हमने नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन कौन सा ले लिया? मेटल सल्फाइड ले लिया। अब इसका कोगुलेशन कौन करेंगे? पॉजिटिव आयन, और जिसकी वैलेंसी ज्यादा होगी वो कोगुलेशन जल्दी करेगा। तो कोगुलेटिंग पावर ऑफ एल्यूमिनियम आयन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बेरियम आयन, बेरियम आयन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सोडियम आयन, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन का कोगुलेशन कौन करेंगे? पॉजिटिव आयन। कौन जल्दी करेगा? जिसकी वैलेंसी ज्यादा हो, ठीक है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी ज्यादा है बेरियम से, तो ये कोगुलेशन जल्दी करेगा एज कंपेयर टू बेरियम। बेरियम कोगुलेशन जल्दी करेगा एज कंपेयर टू सोडियम या पोटेशियम। तो दिस इज द हार्डी-स्कर्ल रूल रिलेटेड टू कोगुलेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम आगे बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट।